हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हम अपना एक नया चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, ठीक है। देखो, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जो बाकी सारे चैप्टर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है, आपस में जोड़ता है सारे चैप्टर्स को, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट उसका एक पार्ट है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सी बुक्स में कि मोल कॉन्सेप्ट की जगह लिखा होता है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक concept of chemistry ठीक है। इसको हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। ये चैप्टर आपकी पूरी केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है बताइए, तो मैटर क्या होता है? तो मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और कुछ मास कंटेन करे, जिसकी वॉल्यूम फिक्स हो, ठीक है, और कुछ मास कंटेन करे, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। तो हेडिंग लगा लेते हैं, मैटर, ठीक है। एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई सम मास एंड हैव सम एनीथिंग विच कंटेन सम मास और हैव सम वॉल्यूम। उसमें कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, कुछ मास होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ मास होगा और इसके अंदर कुछ वॉल्यूम भी है, तो ये क्या हुआ? मेरा एक मैटर हुआ, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं। देखो, मैटर कुछ भी हो सकता है, पूरे यूनिवर्स में मैटर कुछ भी हो सकता है। इसको हम अलग अलग टाइप से क्लासिफाई करेंगे। फिजिकल बेसिस पे कैसे करेंगे, केमिकल बेसिस पे कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कितने टाइप से क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जनरली इसको हम दो टाइप से करते हैं। पहला मेरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। फिजिकल बेसिस पे हम इसको तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला मेरा सॉलिड, फिर हुआ पहले लिक्विड लिख लिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये इतना ही है, फिजिकल वाला इतना ही है। केमिकल में थोड़ा सा वास्ट बनेगा। देखो, केमिकल क्लासिफिकेशन में दो टाइप से बन सकता है। पहला मेरा प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एक मेरा हो सकता है मिक्सचर। एक क्या हो सकता है? मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। अब प्योर में भी दो टाइप है। कौन कौन से? पहला एलिमेंट,
दूसरा कंपाउंड, दूसरा कौन सा है? कंपाउंड। ठीक है। मिक्सचर में भी दो टाइप्स हैं। देखो मिक्सचर में दो टाइप ये हैं, इधर देखो। पहला है होमोजीनियस, पहला कौन सा है? होमोजीनियस। तो दूसरा कौन सा है मेरा? हेटेरोजीनियस। ठीक है। पहला कौन सा है मेरा? होमोजीनियस। दूसरा कौन सा मेरा? हेटेरोजीनियस। अब कंपाउंड को हम, ये जो कंपाउंड है इसको और दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला मेरा कौन सा? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। दूसरा मेरा इनऑर्गेनिक। दूसरा कौन सा मेरा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। इस टाइप से मैं किसी भी मैटर का, मतलब मैटर का क्या, किसी भी कि मैटर का मैं क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ अलग अलग टाइप से। फिजिकल बेसिस पे अलग टाइप से कर सकता हूँ, केमिकल पे अलग टाइप से कर सकता हूँ। ठीक है। फिजिकल में कौन सा होगा मेरा? फिजिकल में होगा मेरा सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। और केमिकल में कौन सा होगा मेरा? प्योर सब्सटेंस हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है। ठीक है। प्योर सब्सटेंस मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, कोई एलिमेंट हो सकता है और कोई कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। कंपाउंड मेरे दो टाइप के हो सकते हैं, पहला कौन सा? ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक है। अगली बात कर लेते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो टाइप से हो सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहां तक बात हुई, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इनको मैं एक एक टर्म्स को आपको बताना जा रहा हूं, हर टर्म का मतलब क्या क्या है। ठीक है। तो मैं वन बाय वन बताने से अच्छा है चार्ट में डिफाइन कर दूं, क्योंकि देखो बहुत बड़ी चीज नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, इजीली समझ जाएंगे आप। ठीक है। स्टार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगेगा, लेकिन उसके बाद में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ, इसी चार्ट के थ्रू, अलग से हेडिंग नहीं लगाऊंगा। ठीक है। यहीं पे समझाता हूँ आपको। देखो सॉलिड क्या होता है बताइए। तो सॉलिड क्या क्या है? सॉलिड की प्रॉपर्टी है क्या? ये मेरा सॉलिड है, मतलब इसकी एक एक प्रॉपर्टी देखते जाएंगे। बताइए तो सॉलिड। देखो सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें उसका मास फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ठीक है। जैसे मेरे पास मार्कर है, इसका मास मान लेते हैं 10 ग्राम है, 10 ग्राम इसका मास है। ठीक है। और सपोज कर लेते हैं 50 ml इसकी वॉल्यूम है, 15 ml मान लेते हैं कि 10 ग्राम इसका मास है और 15 ml इसकी वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इसकी 15 ml है वो फिक्स रहने वाली है, कभी चेंज थोड़ी होगी वॉल्यूम, और मास भी इसका फिक्स रहने वाला है, मास भी कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है। मतलब सॉलिड ऐसा सब्सटेंस जिसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स हो और जिसका मास भी हमेशा फिक्स हो। ठीक है। तो इसमें सॉलिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी? सपोज मैं इसका एक डायग्राम भी बना देता हूं छोटा सा। ये मेरा कोई सॉलिड है। ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? वॉल्यूम फिक्स है क्या? वॉल्यूम फिक्स है क्या? वॉल्यूम फिक्स है इसकी। ठीक है। मास, मास भी क्या है? फिक्स है। क्या इसकी वॉल्यूम चेंज हो सकती है क्या? इसकी शेप चेंज हो सकती है? वॉल्यूम तो चलो मान लिया फिक्स है, शेप इसकी कभी चेंज हो सकती है? ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल ही रहेगा, गैस थोड़ी बन जाएगी कभी, फ्लेक्सिबल नहीं है, सॉलिड है सॉलिड ही रहेगा। शेप इसकी फिक्स है, इसकी शेप भी, शेप फिक्स है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टी है इसके अंदर? बताओ। इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कंपेयर टू लिक्विड या गैस, वो हमने पढ़े नहीं है, अभी आगे पढ़ लेंगे तो देखते हैं। देखिए इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में रह पा रहा है। अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स कमजोर रहते तो ये फ्लो करने लगता। ठीक है, इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा, तभी ये सॉलिड कंडीशन में रह पा रहा है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स मोलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम, कि मेरे जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, ठीक है। अगली मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। क्या इसके पार्टिकल कभी मूव कर पाएंगे? मूवमेंट कैसी होगी इसकी? मूवमेंट होगी नहीं, पहली बात तो होगी तो इसमें वाइब्रेटरी मूवमेंट होती है, कि कोई भी पार्टिकल अपने पॉइंट पे ही पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, फ्लो नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो इसमें मूवमेंट कौन सी होगी? वाइब्रेटरी मूवमेंट। वाइब्रेटरी मूवमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? सॉलिड, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, शेप फिक्स हो और मास भी फिक्स हो। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा हो। ठीक है, लिक्विड में उससे कम होंगे, लिक्विड में उससे कम होंगे और गैस में उससे और ज्यादा कम होंगे। ठीक है, और मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? वाइब्रेटरी। आगे देखते हैं लिक्विड। लिक्विड, सपोज ये मेरा कोई लिक्विड है। ठीक है, पहला तो इसका डायग्राम ही है। दूसरा, क्या वॉल्यूम की बात करते हैं। क्या लिक्विड की वॉल्यूम कभी फिक्स हो सकती है क्या? सोचिए और आंसर दीजिए। क्या लिक्विड की वॉल्यूम कभी फिक्स हो सकती है? नहीं, लिक्विड की वॉल्यूम कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। मेरे पास पानी का बोतल है क्या यहाँ पे? जी नहीं है। अगर पानी का बोतल देखे होंगे तो पानी का बोतल देखे तो पानी का शेप ले लेता है, अगर नीचे गिरा दूंगा तो फैल जाएगा। वॉल्यूम उसका फिक्स है, वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन शेप उसका फिक्स नहीं है। उसको जिस बर्तन में मैं डालूंगा, जिस वेसल में मैं डालूंगा, वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। तो शेप इसकी फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इसकी फिक्स है। वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर ही रहेगा, है ना। तो वॉल्यूम तो क्या है इसकी? फिक्स। वॉल्यूम क्या है इसकी? फिक्स। और शेप इसको लिख देता हूं, नॉट फिक्स या नॉट डेफिनेट कर देता हूं। ठीक है, वॉल्यूम इसकी फिक्स होगी और शेप इसकी फिक्स नहीं होगी, चेंज होती रहेगी। क्या इसका मास फिक्स होगा क्या? जी हाँ, मास फिक्स होगा। 1 kg है तो 1 kg रहेगा हमेशा, मास फिक्स रहेगा। अगली बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। बताइए, इसमें सॉलिड से इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होंगे या फिर ज्यादा होंगे? कंपेयर टू सॉलिड तो कम ही होंगे, तभी तो फ्लो कर रहा है। अगर मान लो ये एक पार्टिकल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अगर ये बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो क्या कभी फ्लो कर पाएंगे? फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। आपस में अगर जुड़े हुए होंगे तो फ्लो कैसे करेंगे? तो कंपेयर टू सॉलिड इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होते हैं। ठीक है, या फिर लेस इंट्रा मोलिकुलर फोर्स कंपेयर टू सॉलिड, कि सॉलिड से कम होंगे इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स। अगली बात बताओ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होती है? फ्लो कर पाते हैं हमेशा? रैंडम मूवमेंट होती है क्या? रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडम मूवमेंट। ठीक है, रैंडम मूवमेंट होती है। एक पानी का गिलास लो, उसमें कलर डाल दो तो ऑटोमेटिक कलर चारों ओर फैल जाएगा, चाहे हम इसको मिक्स करें या चाहे ना करें। ठीक है, तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है? कि जो उसकी मूवमेंट है वो रैंडम है। ठीक है, लिक्विड हुई इतना। आगे बात करते हैं गैस के बारे में।
गैस बताओ तो, सपोज ये मेरी गैस है। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। क्या गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है? सोचिए और आंसर दीजिए। क्या गैस का वॉल्यूम कभी फिक्स होता है? नहीं, गैस का वॉल्यूम कभी फिक्स हो ही नहीं सकता। उसके पास जितना स्पेस है घूमने के लिए वही उसका स्पेस है, जितना स्पेस है सॉरी घूमने के लिए वही उसका वॉल्यूम है। अगर उसको हम 1 लीटर के सिलेंडर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। अगर उसको हम 2 लीटर के सिलेंडर में डालेंगे तो उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर पे डालेंगे 10 लीटर का हो जाएगा। अगर इस रूम में खुला छोड़ दे गैस के मॉलिक्यूल को इस रूम में अगर खुला छोड़ दें तो वो गैस इस पूरे रूम के स्पेस को कवर कर लेगी, मतलब वॉल्यूम उसका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है। तो वॉल्यूम नॉट डिफाइंड, वॉल्यूम इसका डिफाइन ही नहीं है, या फिर नॉट फिक्स कर देते हैं। नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मास के बारे में। मास फिक्स रहेगा, मॉलिक्यूल है उतने मॉलिक्यूल रहेंगे, मॉलिक्यूल कम ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका मास भी क्या रहेगा? फिक्स। आगे बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में ज्यादा होंगे या कम होंगे बताओ? सीधा सीधा दिख रहा है, इसके और इसके कंपेयर में तो कम होंगे, तभी तो रैंडम मूवमेंट हवा में भी घूम सक रहा है गैस। ठीक है, अगर ज्यादा होते तो कोगुलेट होके रहता, एक जगह चिपका हुआ रहता, लेकिन सबसे ज्यादा कम है, इतनी ज्यादा कम है कि हवा में उड़ जा रहा है। ठीक है, तो लोएस्ट इंट्रामोलिकुलर लोएस्ट इंट्रा मोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, सबसे कम है। ठीक है, आगे बात है मूवमेंट। गैस की मूवमेंट कैसी होती है? रैंडम होती है, यहां छोड़ूंगा पूरे रूम में घूम जाएगी अपने आप। तो मूवमेंट क्या होगी? रैंडम मूवमेंट। इतना समझ लगा क्या क्या हुआ है? देखो फिर से हम देख लेते हैं, इजी चीजें, इजी एकदम। सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है, मास भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, और मूवमेंट कैसी होती है? वाइब्रेटरी, खाली अपनी जगह पर मूवमेंट करेंगे। अगली बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, ठीक है, फ्लो करता रहता है पानी। शेप नॉट डिफाइंड शेप उसकी फिक्स भी नहीं होती है। और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? कंपेयर टू सॉलिड कम होते हैं, कंपेयर टू गैस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मूवमेंट की। रैंडम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में। आगे बात करते हैं गैस। गैस में वॉल्यूम क्या फिक्स होता है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होता है। जितना उसको स्पेस मिलेगा गैस को उतना उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मास की। मास भी इसका फिक्स होता है, गैस का मास तो फिक्स ही है। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, सबसे कम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है इसमें, बिल्कुल सबसे कम है, तभी आराम से घूम पा रहे हैं। आगे बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट भी इसका रैंडम होता है। चलो इतना हुआ। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या है? देखो, ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, इसको मैं लिख दूं। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा? सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अंदर सेम टाइप के एटम या फिर मॉलिक्यूल हो। जैसे बात करते हैं, आप दूध लेके आते हैं बाजार से। ठीक है, बाजार से नहीं, छोड़ो, आप कहीं और कहीं से लेके आते हैं दूध, बाजार से नहीं आते, नहीं लाते, जहां से दूध बनता है उधर वहीं से लाते हैं। आप लाएंगे
तो एकदम प्योर मिल्क रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें पानी मिलाएंगे तो H2 मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो गए, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, तो क्या वो प्योर बचा गया? इसीलिए हम बोलते हैं कि हमको प्योर मिल्क चाहिए, मतलब हमको सिर्फ मिल्क चाहिए, उसमें H2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा प्योर फॉर्म है किसका? मिल्क का। अगर मैं उसमें पानी मिलाता हूं तो वो फिर इम्प्योर मिल्क हो जाएगा। सारी बात समझ में, मतलब कि एक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। प्योर में और मिक्सचर में अंतर समझ में आ रहा है कि सेम टाइप ऑफ एटम हो या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और मिक्सचर में मैं क्या क्या बोलूंगा? डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं मिक्सचर में। हो सकता है मैं पानी लिया, उसमें हो सकता है NaCl डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, शुगर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो वो एक मिक्सचर तैयार हुआ है मेरे पास। उसमें एक टाइप के मॉलिक्यूल नहीं है। आगे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। इसको भी हमने दो टाइप से डिवाइड किया। पहला है मेरा एलिमेंट, दूसरा क्या है मेरा? कंपाउंड। पहले बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। देखो प्योर सब्सटेंस क्या था? जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, एक ही टाइप का होना चाहिए। जैसे एलिमेंट की बात करता हूं, मेरे पास ये कंटेनर, इसके अंदर सपोज मेरे पास Na+ है या फिर सोडियम रख लो, Na है, सोडियम 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 सोडियम, ठीक है। इस टाइप के मेरे पास मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम्स है, सोडियम सोडियम सोडियम, सारे के सारे सोडियम है। एलिमेंट का मतलब कि मेरा जो सब्सटेंस है उसमें एक ही टाइप के एटम हो, समझ रहे? एक ही टाइप के एटम हो। इसमें क्या सोडियम है? जी हाँ। इसमें क्या क्लोरीन है? नहीं है, क्योंकि वो एक अदर टाइप का हो गया। मुझे बात करनी है सिर्फ एक एलिमेंट के बारे में, मतलब एक ऐसा मेरे पास सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हो, ठीक है। कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड में बताऊं क्या होता है? कंपाउंड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि substance which have more than one type of atom but in same ratio, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है, इसके पास मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास क्या है? H2O है, H2O है, H2O है, H2O है, ठीक है। पानी है मेरे पास, H2O के मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो क्या एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं? एक मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है? बिल्कुल है। H2O हाइड्रोजन अलग टाइप का है, ऑक्सीजन अलग टाइप का है, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड। देखो इसमें मॉलिक्यूल है, एक H2O मॉलिक्यूल है, दूसरा भी H2O है, तीसरा भी H2O है, चौथा भी H2O है, ठीक है। मतलब सेम टाइप की यूनिट रिपीट हो रही है, ठीक है। वो यूनिट सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। ये इस केस में H2O है, मतलब कंपाउंड का बात समझ रहे हैं ना, कि एक एटम में अलग अलग टाइप के, एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं, पर जो मेरा मॉलिक्यूल बना है उसी की रिपीटेशन बार बार होगी। समझ रहे हैं ये बात? कंपाउंड क्या हुआ? इजी है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन होगा या फिर उसका कोई डेरिवेटिव होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है C6H6 बेंजीन है मेरे पास, इस पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, तो ये क्या हुआ मेरा? हाइड्रोकार्बन। लेकिन वहीं पे मेरे पास ये सब्सटेंस है, ये क्या है मेरा?
डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें ऑक्सीजन भी आ चुका है, तो ये क्या होगा मेरा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक क्या होगा मेरा, अदर देन हाइड्रोकार्बन, अदर देन हाइड्रोकार्बन। कार्बन के अलावा जो भी एलिमेंट मेरे पास बचते हैं सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, CaCl2, ठीक है, CaCO3 ले लो, ये सारे के सारे क्या है मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, आगे चलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर में आ गए, इधर वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है। आगे चलते हैं मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। देखो होमोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर मैं पानी डाल देता हूं, पानी डाल दिया, इसके अंदर मैं नमक मिक्स कर देता हूं, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट पानी के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूशन क्या क्या है इसके अंदर। देखो एक और टर्म्स मैं आपको बताता हूं इसको खत्म करने के बाद। इसके अंदर मेरे पास क्या है, वाटर है, वाटर प्लस सॉल्ट, दो चीजें मेरे पास, पानी है और नमक है। ठीक है, जैसे ही मैं नमक को पानी में मिलाऊंगा, क्या मेरा एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, एक सेम टाइप का मिक्सचर बन जाएगा। क्या उसमें दो फेज दिखेंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा इसमें नमक मिला भी हुआ नहीं मिला हुआ, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, मतलब मेरा जो सारा का सारा फेज है पानी का, वो एक जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि उसमें नमक है भी कि नहीं है। ठीक है, वो क्या होगा मेरा होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब एक जैसा मिक्सचर। ठीक है, या फिर इसको हम एक टर्म्स में और डिफाइन कर सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो मेरा रेशियो है पर यूनिट रेशियो वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, मान लेते हैं मैं इस पार्ट को बोल रहा हूं A और नीचे वाले पार्ट को बोल रहा हूं B, या फिर कहीं कोई सा भी पार्ट ले लो, हर पार्ट A क्या B के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि A B के बराबर है, बिल्कुल है, क्योंकि सारा फेज ही सेम है ना, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, अगला देखता हूं एग्जांपल आपको हेटेरोजीनियस का, इससे आप अच्छे से समझेंगे। अगली बात करते हैं हम हेटेरोजीनियस। मैं लेता हूं एक कंटेनर, इसके अंदर सपोज पानी लेता हूं और इसके अंदर मिट्टी मिला देता हूं, सैंड। तो क्या क्या इसके अंदर, वाटर है, वाटर प्लस सैंड। ठीक है, पानी है और मिट्टी है मेरे पास। अब बताओ, पानी से मिट्टी बनाई नहीं, इसमें मिट्टी बना देते हैं, मिट्टी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं कि पूरे पानी में घुल जाएगी मिट्टी, नहीं घुलेगी। इसमें क्या मुझे मेरा पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नीचे वाला पार्ट कुछ अलग है, ऊपर वाला पार्ट कुछ अलग है। इसको हम इस डेफिनेशन से डिफाइन करें तो कैसे होगा, मान लो एक पार्ट में ऊपर से लिया जिसको मैं A बोल रहा हूं, एक पार्ट में नीचे से लिया जिसको मैं क्या बोल रहा हूं B। क्या A B के बराबर है क्या, नहीं, A B के बराबर नहीं है। इसका पर यूनिट टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब पर यूनिट टाइप जो है, ऊपर वाले में खाली लिक्विड होगा, नीचे वाले में मिट्टी भी होगी और लिक्विड भी होगा। ठीक है, तो दोनों सेम नहीं है, मतलब अलग अलग टाइप का सब्सटेंस है, उसको क्या मैं बोलूंगा हेटेरोजीनियस। और इस केस में मेरा A B के बराबर होगा, दोनों टाइप से सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस है, दोनों जगह A और B की जगह। ठीक है, ये मेरा एक क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो आपको पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी। अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट को टच नहीं किया, मोल कॉन्सेप्ट आगे आएगा, अभी तक ये तो बस जनरल इंफॉर्मेशन चल रही है अबाउट केमिस्ट्री। ठीक है, नोट करिए इसको।
हो गया नोट? चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे बात करते हैं हम मॉलिक्यूल के बारे में। या मॉलिक्यूल से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूँ, और आपको आगे भी यूज में आएगी। तो जैसे मैं लिखता हूँ, मेरे पास कंटेनर है, इसके अंदर मैं कुछ सॉल्यूशन ले लेता हूँ। सॉल्यूशन नहीं है, चलो अभी तक पानी है, इसमें कुछ नहीं है। 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर पानी है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सपोज मिलाता हूं 5 ग्राम NaCl। 5 ग्राम में नमक मिलाता हूं पानी के अंदर, ठीक है। तो यहां पे जो वाटर है, वाटर, उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा सॉल्वेंट। क्या बोलूंगा? सॉल्वेंट। और जो नमक मिलाया हूं थोड़ा सा, उसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्ट बोल दूं, या NaCl, जो भी आप बोले। वो क्या है मेरा? सोल्यूट। सोल्यूट है क्योंकि वही तो पानी के अंदर मिक्स हो रहा है। और जो फाइनल मेरा प्रोडक्ट बना है, पानी प्लस नमक का मिक्सचर जो बना है, उसको मैं क्या बोलूंगा? वाटर प्लस, किसको बोलूंगा? वाटर प्लस सॉल्ट। इसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, समझ रहे हैं बात को? इसको मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए छोटी चीज है, नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल क्या होता है। देखो कोई भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि smallest part of a substance which is involved in reaction, in chemical रिएक्शन, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं हाइड्रोजन गैस की, हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? देखो कभी भी रिएक्शन होगा तो एक H2 मॉलिक्यूल आएगा जो पार्ट लेगा इन रिएक्शन, या फिर देखो टेक पार्ट इन रिएक्शन। स्मॉलेस्ट पार्ट है, इससे छोटा तो ऐसा होगा नहीं कभी। तो ये क्या हुआ? मेरा एक मॉलिक्यूल हुआ, किसका? हाइड्रोजन का। आ रही बात समझ में? मेरे पास सपोज लिथियम है, ठीक है। इससे छोटा लिथियम तो बन नहीं सकता कभी, ऐसा थोड़ी हाफ लिथियम में रिएक्शन में लूंगा। तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, यही क्या होगा? मेरा मॉलिक्यूल, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सके, उसी को मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल भी 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला देखना है
पहला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो नाम से पता लग रहा है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें सेम टाइप का एटम्स हो। ठीक है, एक टाइप का मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं सपोज, या फिर इसमें लिख भी देता है कि जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम। ठीक, एग्जांपल लिखता हूं मैं H2, सेम टाइप का हाइड्रोजन है, O2 N2। ठीक है, ये क्या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है, नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, जिसको क्या बोलेंगे हम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, छोटी छोटी टर्म्स है, ये आप याद रखें। सेकंड है मेरा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होगा, जिसमें मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हो। एग्जांपल लेते हैं, ये फिर लिखें इसमें भी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, अलग अलग टाइप के एटम। ठीक, एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास है H2, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कितने टाइप के एटम हैं, एक मेरा हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, अलग अलग टाइप के एटम्स हो गए H2O में। ठीक है, सपोज मैं ले लेता हूं H2SO4, इसमें कितने टाइप के हैं, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, 3 टाइप के एटम्स है इसमें। ठीक है, लेकिन है तो एक मॉलिक्यूल, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, H2O का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, कर लेंगे, इजी है, आगे चलते हैं। देखो चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको कुछ यूनिट्स लिखाने वाला हूं, जो आपको इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पूरी केमिस्ट्री में काम आएगी। ठीक है, तो लिखते हैं कुछ यूनिट्स। देखो यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लें इनको। पहला लिखते हैं, इधर लिखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अगला लिखो SI यूनिट, ठीक है। अगला लिखो सिंबल, इसको अच्छे से बना, सिंबल, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला हम लेते हैं लेंथ। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, लेंथ की, मीटर, ठीक है। और सिंबल क्या होता है इसका, एम, ठीक है। अगला मैं लेता हूं मास। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम, और सिंबल क्या होता है इसका, केजी, ठीक है। अगला लेते हैं थर्ड,
थर्ड में लेता हूं टाइम। टाइम टाइम की SI यूनिट सेकंड। सेकंड, ठीक है। और सिंबल क्या होगा इसका? एस। ऐसे से शो करते हैं सेकंड को। फोर्थ में ले लेता हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होगी? सोचो, केल्विन। देखिए सेल्सियस नहीं होती है, SI यूनिट होती है इसकी केल्विन। क्या होती है? केल्विन, ठीक है। सिंबल क्या है इसका? के। फिफ्थ में लेता हूं अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये ले, चलो ठीक। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसकी SI यूनिट मोल। क्या होती है? मोल। किसी भी अमाउंट या कोई भी सब्सटेंस, उसकी क्वांटिटी कैसे हम मेजर करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है MOL, E नहीं आता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। 6 नंबर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पियर, ठीक है। और सिंबल ए। इससे आगे देखते हैं 7 है मेरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट इसकी कैंडेला। और सिंबल होगा इसका CD। देखो ये 5 यूनिट है। जनरली हम इस चैप्टर में, देखो करनी तो आपको सारी याद है, लेकिन इस चैप्टर में हम यूज करते हैं किसको? जनरली मोल को यूज करेंगे। जनरली तो हम मोल को यूज करेंगे। केजी को यूज करेंगे कभी कभी, टेम्परेचर को भी कभी कभी करेंगे, कभी बहुत ज्यादा कम है टेम्परेचर, ठीक है। ये चीजें हम ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, पर करनी आपको सारी याद है, तो प्लीज इनको याद करें, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट कर लिया, चलिए। आगे देखते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी देखो, एटॉमिसिटी क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने नंबर ऑफ एटम है, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर मेरे कितने एटम है, सिंपल है। उसको, उसी को क्या बोलूंगा मैं? उसकी एटॉमिसिटी। एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं लिखता हूं CO2। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है? मेरे पास एक कार्बन है, प्लस मेरे पास क्या है? एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने में मेरे पास? 3। तो 3 इज द एटॉमिसिटी ऑफ CO2। ये क्या है इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैं लेता हूं CH4। इसमें कितने कार्बन है? एक मेरा कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने?
4 प्लस 4 हाइड्रोजन। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए हैं इसमें? 4 प्लस 1 5। तो ये इसकी एटॉमिसिटी है। किसकी? एटॉमिसिटी ऑफ CH4 और मीथेन। दो एग्जांपल आप करिए एटॉमिसिटी के। मैं ले लेता हूं एग्जांपल CaCl2। एग्जांपल है CaCl2 और एक और ले लेता हूं NaHCO3। एक और ले लेता हूं क्या? NaHCO3। करिए इसको सॉल्व और बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम है? एक कैल्शियम एटम है, 2 Cl एटम है। कितने हुआ टोटल? 3। इसकी एटॉमिसिटी 3 हुई। नीचे वाले में देखते हैं इसमें सोडियम एटम कितने हैं? एक सोडियम एटम है प्लस एक हाइड्रोजन एटम है प्लस एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है प्लस 3 ऑक्सीजन एटम है। यही है क्या? देख लो तो। एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन मेरे पास। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? 1 2 3 3 3 6। एटॉमिसिटी कितनी है? 6। ठीक है, ठीक है। एटॉमिसिटी की बात तो कर ली हम। अब आगे हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। कोई भी एटम का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। किसी भी एटम का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये आपको भी दिया आ सकता है, क्वेश्चन में सीधा आ सकता है। तो आपको देख के पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एटॉमिक नंबर है, कौन सा उसका एटॉमिक मास है, उसका क्या सिंबल है। ठीक है, कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है वो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं लिखता हूं X, इधर लिखता हूं A और ऊपर लिखता हूं Z। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं X A और इधर Z। ठीक है, तो A क्या है मेरा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, Z क्या है मेरा? एटॉमिक मास। X क्या है मेरा? सिंबल ऑफ, किसका सिंबल? सिंबल ऑफ एटम। किसी एटम का सिंबल है X। ठीक है, चलो एक चीज और देखते हैं इसमें, थोड़ी सी चीज इजी है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन छोड़ो, प्रोटॉन बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। ये चीज याद रखें, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसका क्या होगा? प्रोटॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन P कितना है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एटॉमिक नंबर क्या है? A। तो प्रोटॉन पे कितना होगा मेरा? A। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना मेरे पास प्रोटॉन उतना ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जितना प्रोटॉन मेरा उतना ही मेरे पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा मेरे पास? इलेक्ट्रॉन E से मैं शो करता हूं, ये भी कितना होगा? E। ठीक है, ये बात समझ में। इसका मास कितना है? टोटल मास देखो, मास कैलकुलेट करना हम आगे देखेंगे, अभी हम देखते हैं मास कितना है। देखो मास है इसका, कितना मास है? Z। मास होता है किस किस का सम? प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन मेरा आएगा कितना? Z माइनस P।
Z क्या है मेरा? मास, और P क्या है मेरा? प्रोटॉन। ठीक है, Z क्या है मेरा? मास, और P क्या है मेरा? प्रोटॉन। ये चीज याद रखें। N क्या है मेरा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम का जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूं 6C12, तो 6 क्या है इसका एटॉमिक नंबर, ये क्या है मेरा A, 12 क्या Z मतलब एटॉमिक मास, और ये कार्बन है ही। ठीक है, कर सकते हैं, इजी चीज है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखो छोटी सी चीज एक और देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करेंगे। एक चीज और देखते हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप मेरे क्या होते हैं और आइसोबार मेरे क्या होते हैं? ठीक है, आइसोटोप और आइसोबार। पहले मैं बात करता हूं आइसोटोप्स। ठीक है, देखो एलिमेंट है तो वो एक ही फॉर्म में तो कभी रह नहीं सकता, अलग अलग फॉर्म में होता है। जनरली नेचर में अलग अलग फॉर्म में एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं कि सपोज मेरे पास C612 है। ठीक है, देखो आइसोटोप्स होता क्या है एक्चुअल में, जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे लेकिन उसका मास चेंज होता रहे। ठीक है, C612 है, एक है। अगर मैं दूसरा लिखूं एटॉमिक नंबर सेम, 6 सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर देख लो, एटॉमिक नंबर मेरा सेम है लेकिन मास इसका हो गया 13। आ रही बात समझ में? एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। ये एग्जांपल है किसका? आइसोटोप का। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर इनका अलग अलग है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं लिखता हूं कि 17Cl35। ठीक है, 17Cl37, Cl35 और Cl37 एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, बस मास नंबर इनका चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आइसोटोप्स हो गया मेरा। अगली टर्म्स मेरा आइसोबार्स। ठीक है, इसका अगर एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपको तो आप लिख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। चाहे तो नोट कर लें, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आगे चलते हैं। आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या है? इसका जस्ट उल्टा है, एटॉमिक नंबर अलग अलग रहे लेकिन मास नंबर सेम रहे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऑलमोस्ट की बात है, एग्जैक्ट सेम होना कोई जरूरी नहीं है, ऑलमोस्ट। जैसे मैं लिखता हूं आर्गन, आर्गन है मेरा कितना? आर्गन 40, आर्गन है मेरा 40 इसका मास है और नंबर कितने पे आता है? 18 पे। और कैल्शियम, कैल्शियम 20 पे आता है, मास भी इसका कितना है? 40। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं कि एटॉमिक नंबर इनका अलग अलग है लेकिन मास नंबर इनका सेम है। उसको मैं क्या बोलूंगा? आइसोबार। समझ गए? आ रही बात समझ में? आइसोबार क्या है मेरे, जिनमें या इसको डिफाइन कर दूंगा थोड़ा सा कि मास नंबर सेम, मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, और आइसोबार क्या होगा मेरा? एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, देखिए कुछ थ्योरी थी, आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।